ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ गुलबार FPSC TV। आज हमारे पास रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे। उनका नाम है जे सालिक। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उनके से हमारे साथ लाइव इस्लामाबाद से होंगे। हमारे पास गुलनार गिल हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, वेरी टैलेंटेड। शी इज़ ऑलवेज वेरी सॉफ्ट हार्टेड फॉर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़। हमेशा उनके कामों में आगे होती हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। आज हमारे पास कुछ कॉलर्स भी होंगे, हम उनकी बात भी करेंगे। मैं US स्टूडियो से गुलबाज गिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ा सा आपको जे सालिक साहब के मुतालिक बताना चाहूँगा। जे सालिक साहब इन 1996 बेनज़ीर भुट्टो ने जब उनके बहुत से फलाही काम देखे तो ही वॉज also nominated for a Nobel Peace Prize as well. It's an honor for us. पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ में से हैं, क्रिश्चियन हैं, मुल्क का दर्द रखते हैं। मैं जे सालिक साहब को वेलकम करूँगा। हम लोग डायरेक्ट जे सालिक साहब के पास जाएंगे। जे सालिक सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी सर वेलकम टू FPSC TV, वेलकम टू आवर शो लेट्स टॉक। कुछ बताएंगे सर अपने मुतालिक? हमने तो बहुत कुछ बताया, अब आप भी कुछ बताएं। आज अच्छा, मैं अपने मुतालिक क्या बताऊं? अब तो ये तो लोगों का काम है कि वो मेरे बारे में कुछ जान सके। मुझे तो बिल्कुल ठीक है सर। तो एक अपना जो मिशन है उसकी तरफ तवज्जो है। मुझे लोगों की तरफ बताने की या लोगों की ट्रैक्शन हासिल करने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सर। ये हमारे शो का मकसद भी यही है कि ताकि लोग जे सालिक को जानें। जे सालिक पॉलिटिक्स से काफ़ी अरसा बाहर रहे हैं, अब वो वापस आए हैं। और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हाई कोर्ट की, और बिसाइड दैट मैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी हूँ। कैनेडियन ह्यूमन राइट्स में भी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। फेलोशिप ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिश्चियंस के नेशनल डायरेक्टर हूँ, और फैक्ट टीवी की रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। और इसके अलावा लाइक नथिंग, जस्ट मैं अपनी कौम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इनकी राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और मैं वो आवाज़ को लेकर निकली हूँ। थैंक यू गुलनार। हम लोग चलेंगे वापस जे सालिक साहब के पास। सालिक साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास आपके लिए आया है। क्वेश्चन ये है कि 1983 में गोल्डन टेम्पल को जब वहाँ पे अटैक किया गया तो आपकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मजहबी इमारात हैं, इबादत की जगह हैं, वो महफूज हैं। कुछ उसके मुतालिक बताएंगे कि आपका इस कॉन्टेस्ट से क्या मुराद था? बिकॉज हमें लग नहीं रहा कि ऐसे वो आज सेफ हैं या वहाँ पे सिक्योरिटी है। प्लीज। देखिए, जब ये मैं बात कर रहा था जी तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 25 साल पुरानी बात जी। और 25 साल पहले हम हर लिहाज से, उस वक्त टेररिज्म का मामला नहीं था, उस वक्त ये नहीं, उस वक्त हम बिल्कुल सेफ एंड साउंड थे। आज अगर हालात तब्दील हुए हैं तो वो हमारी अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों की वजह से हुई। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी गलतियां और कोताहियां हैं? क्योंकि अगर आप 25 साल पीछे भी देखें तो परसिक्यूशन हम पे शुरू से रही है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि परसिक्यूशन 25 साल पहले या 30 साल पहले जो था, जी आपको आपके इल्म में है कि मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब मजलिस शुरा का तस्वर था। जी। मैं उस वक्त में मैं अपनी जो पाकिस्तानी सियासत का जो आगाज है जी आपके इल्म में है कि 1956 में भी माइनॉरिटी को आइन में शामिल नहीं किया गया। उसमें 62 में भी माइनॉरिटी का कोई नुमाइंदा जो था उसमें शामिल नहीं था जी। फिर 1973 का जो आइन बना उसमें नहीं। मैं 1973 के बाद की जो इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मजलिस शुरा जो था, मजलिस शुरा के बाद यानी जो हमें यानी अपना नुकसान पहुंचा है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे यानी जियाउल हक की वजह से, और वहां से नफरतें शुरू हुई हैं। ये वहां से क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल के तहत उन्होंने अपनी यानी हुकूमत, यानी MNO को यानी अपना डेवलपमेंट फंड दे दिया,
क्लाशनकोव का कल्चर वहीं से आया, वहीं से हमारी जो यदि टेररिज्म का जो मामला चला है वो यदि ज़ियोलाक ने यदि रशिया को यदि अपना फेवर देने के लिए अमेरिका की यदि मदद के चक्कर में, तो ये सारा जो है मैं उस वक्त बात करता हूँ। उस वक्त हम मार्शल लॉ से पहले हमारे ये अलग बात है कि हम पर खासपाना कब्जा हमारी जायदादों पर किया, वो हमारे नेशनल कॉलेज नेशनलाइज किए, हमारे हॉस्पिटल नेशनलाइज किए, हमारे स्कूल नेशनलाइज किए, लेकिन उसमें गलतियां हमारी अपनी भी हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप नहीं थी। यानी गिबन साहब के बाद, जोशा फजलुद्दीन साहब के बाद, चंदूलाल साहब के बाद आप कोई लीडरशिप तो बताए ना, लीडरशिप नहीं है। जोशा फजलुद्दीन के बाद ये खला जो है, ये तो अगर आप कहें कि ये चंद टीचर और चंद प्रोफेसरों की वजह से यानी जुलूस निकल आया और वो तो अपने जॉब्स के लिए निकले थे, लेकिन लीडरशिप कोई नहीं थी उसमें। और वो देखे कि ये जो स्कूल जब नेशनलाइज हुए, ये तो कॉलेज नेशनलाइज हुए, तो जब प्रिंस करीम आगा खान साहब के जो आगा खानी थे उनके जो स्कूल थे वो वापस हो गए थे, लेकिन हमारे क्योंकि लीडरशिप नहीं थी, इसकी वजह से हमारे जो हमारे स्कूल वापस ना हो सके क्योंकि हम टेबल टॉप करने और कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। तो ये जब स्कूल नेशनलाइज हो गए, कॉलेज नेशनलाइज हो गए, तो तब जे साल जो है वो 77 में आया है इस फील्ड में। ओके। और ये अपना 77 में जब आया इस फील्ड में, उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। उस वक्त जो जर्नलिस्टों पर कोड़े बरस रहे थे, उस वक्त सहाफियों पर कोड़े बरस रहे थे, उस वक्त वुकला को कोड़े बरस रहे थे, उस वक्त डॉक्टरों को कोड़े, तो उन हालात में जे साल आया। सर मैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। वेरी नाइस। और हमारे शो का मकसद ही ये है कि जो लोगों के दिलों में बातें हैं वो बाहर आएँ। सर मैं दोबारा कहूँगा कि आप 1977 में आए, आपने खुद बताया कि परसिक्यूशन ना सिर्फ क्रिश्चियंस पे थी बल्कि दूसरे पेशाओं पे थी, दूसरी जगहों पे भी थी, ज़िया साहब के टाइम से ही शुरू हो गई थी। फिर मैं दोबारा कहूँगा आपने 1983 में ये बयान दिया था जबकि ये सब कुछ हो रहा था। 1983 में, सॉरी 1983 में आपने ये बयान दिया था जब ये सब कुछ हो रहा था और आप मुल्क के अंदर जी उस वक्त 1983 और 77 राइट 77 में हमने मतलब मार्शल लॉ के खिलाफ यानी अगेंस्ट काम बिल्कुल सही है। उन्हीं दिनों में ही 295 के केसेस भी बहुत ऊपर हुए थे। 83 में मैं उस वक्त लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यानी काउंसिलर था और 79 में भी मैं काउंसिलर था। मैं उस वक्त 83 में भी मार्शल लॉ के ज़ाब्तों के खिलाफ इस जुर्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैंने रिजाइन किया था 79 में काउंसिलर बन के रिजाइन किया। मैं उस दौरान में 7 दफा जेल काटी और मुझ पर 16 एमपीओ का पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी क्रिश्चियन लीडर 65 साल की हिस्ट्री में किसी क्रिश्चियन यानी नुमाइंदे पर या क्रिश्चियन जो आवाज बुलंद करने वाला 16 एमपीओ के तहत कोई मुझ पर 7 दफा मैं जेल काटी। यानी उस वक्त 83 में हमारे वाकई ही जो 2 अदारे हमारे नेशनलाइज हो गए थे वो हो गए थे, लेकिन 83 में हमारा किसी किस्म का यानी अपना चर्चिस का या मंदिर का या जितने भी माइनॉरिटी के जो थे उन्हें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर आर यू श्योर? अभी आप मुझे कह रहे हैं कि आप उस टाइम खुद प्रॉब्लम में थे बीइंग अ क्रिश्चियन। जी उस वक्त एक प्रॉब्लम थी कि हमसे एक क्लास डिवीजन जो थी जो हमसे छूत का जो रवैया था वो मौजूद था। यानी वो एजुकेशन की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी जो नेशनल लीडरशिप थी वो डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन जब मैं 82 में आया हूँ, मैंने वहां पर क्रिश्चियन मुस्लिम सॉलिडारिटी के लिए मैंने अपने उलमा से मिलकर ये मैं अपना यानी उन्हें चर्चेज में लाना शुरू किया। उसके बाद मैंने मस्जिद में मैंने 3 दफा खिताब किया, यहाँ तक कि मैंने यानी इत्तेकाफ में जाके खिताब किया। तो ये ऐसा इसके असरात जो होते हैं वो आज जब हम पर बुरा वक्त आता है तो आज सारे शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंद नक्शबंद सब जो है हर मकाम पे यानी उसमें यानी अपना साहबी भाई, उसमें बुकला बरादरी, उसमें यानी आपको गुलनाज साहब को तो पता है कि जब ये बदामी वफात का वाकया हुआ आप भी वहां थे और मैं भी वहां था। तो यानी उस वक्त आप लोग बल्कि पहले दिन वहाँ थे, आप दोनों पहले घंटों में थे। बड़ी मेहरबानी गुलनार आपका भी और जे सालिक साहब आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अवाम इसको रिकॉग्नाइज करती है। सॉरी गो अहेड सर।
नहीं, लेकिन ये थे कि उस वक्त आप देख रहे थे, मैं सभा देख रही थी कि जितने क्रिश्चियन लोग आ रहे थे मिलने के लिए, उससे ज्यादा मुस्लिम भी आ रहे थे, उलमा आ रहे थे, आलिम दीन आ रहे थे, यानी हर मकातब फिक्र के बाहर के प्रेसिडेंट सब आए थे, यानी सब आ रहे थे। तो सर ये आप बात आपकी ये कि बिल्कुल सही असल सर। बात ये है कि असल बात ये है कि लीडरशिप ने काम क्या किया है, और लीडरों पर जो तनकीद करने वाले एक्चुअली वो जो तनकीद करने वाले होते हैं, उनसे ये पूछना जरूरी होता है कि आपने किसी पौधे को परवान चढ़ाया, वो कहेंगे कि हमने वोट दिए। भाई वोट देने के बाद आपको आपके इल्म में है कि ये जितनी मूवमेंटें चलती है, आपने लाल रुमाल की जो मूवमेंट है, उस वक्त मीडिया नहीं था, यदि अपना एक बुक आटे की जो मूवमेंट चली है, उस वक्त कोई मीडिया नहीं था। जब गांधी साहब ने अपनी कौम से डोनेशन मांगी कि मुझे ये डोनेशन चाहिए, तो यानी उस वक्त बालिए नोच के बजाय इसके बालिए खोलते, यानी बालिए नोच के सोने के ढेर लगा दिए। कायदे साहब ने ये दो आने का यदि उन्होंने मतलब चंदा लगाया, तो यदि कायदे साहब ने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम दे दी। बात है कि ये जो लोग कई दफा तनकीद करते हैं, एक्चुअली उनसे जरूर पूछे कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी है, यानी आपने कभी पूछा भी है लीडरों को कि लीडर किन हालात से, किन निजाम से किस तरह चल रहे हैं। यदि अगर सुबह से लेकर शाम तक लीडर के पास अगर 150 लोग आए और 150 लोग मिस कॉलें मारे और मिस कॉलों को जवाब न दे, तो लीडर जो है वो खाना पलाना ये कहां से खाएगा? फिर वो उसके पास एक ही रास्ता होता है कि वो करप्शन की तरफ जाता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जिस साल को 36 साल हो गए हैं, यानी पूरे सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया, और किसी पार्टी का 4 आने की मेंबरशिप भी गलती से, यानी खुदा का शुक्र है आज तक। ये जो आज जो नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदे नहीं है, एक्चुअली ये कौम के हकूक यानी हकूक पर गासबाना कब्जा करके अपनी MP और MLA की सीटें लेने वाले, मेरी नजर में वो मसीही कौम के हकूक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जे सालिक साहब पहुंच गई है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है, प्रॉब्लम्स आप मानते हैं या नहीं मानते? यहाँ पे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि आया प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा कि क्रिश्चियंस के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए एक बात ये है कि आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ महफूज हैं या नहीं? एक जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। मुझे ये बात, मैं फादर ऑफ द नेशन, मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ। अपराध के हाथों में अक़वाम की तकदीर हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पूरा निजाम यानी खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, या इंस्टीट्यूट तबाह हो चुके हैं। कौमों में जात पात नस्ल रंग और मजहब का यानी यहाँ पर यानी फिरकावारी बिल्कुल सही। सो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग इस टाइम पाकिस्तानी मिनॉरिटीज सेफ नहीं हैं, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आती है, राइट, सही नहीं सर, मैं आपकी बात मान गया। एक मिनट सालिक साहब, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मिनॉरिटीज सेफ नहीं है टिल अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप विल come up and take over। और एक बात मेरी रिकॉर्ड पर ये भी ले आए जी कि मिनॉरिटी ही नहीं सेफ, बल्कि पूरा पाकिस्तान की जो भी यानी हर सूबे के जो सूबा प्रस्ती की तरफ चले गए, कौम प्रस्ती की तरफ चले गए, यदि अगर चर्च पर हमला यानी है, तो यानी वो मिनॉरिटी के लोग सिर्फ नहीं कर रहे, नेशनलिस्ट होना चाहिए। हमारे अंदर एक नेशनल स्पिरिट की बात करनी चाहिए। तो लिहाजा जो मेरा मुल्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मिनॉरिटी को प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ मेरी पाकिस्तानी कौम जो है, जिसमें मेजॉरिटी भी है, जिसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, सबको प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही, यानी इंसाफ नहीं मिल रहा, अदारे तबाह हो चुके हैं। लीडरशिप जो है, उन्होंने लीडरों के ये जो रवैये हैं, चाहे वो किसी जमात के भी हैं, वो उनकी अरबों रुपए की जायदादें बनाई हैं। लीडर, दुनिया के जो लीडर होते हैं, यानी मौजे तो 40 साल कारों में रहा, गांधी साहब को माने या ना माने, उन्होंने लंगोटा पहन लिया, यानी उन्होंने अपनी एक बकरी रख के सारी जिंदगी उन्होंने अपना यानी कौम की उस यानी अपना खगावा जापान, जिसने जापान बिल्कुल सही। अभी आप दूर ना जाए, हम ईरान को माने। सर अभी मैं आपकी बात करता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। गुलनार की तरफ मैं चलूंगा। गुलनार, आपका इस मुतालिक, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। जे सालिक साहब ने
जी जी बोलिएगा। फिर मैं बहुत सारी बातों पे मैं जय सादिक साहब से इत्तेफाक करती हूँ, वेरी गुड, सेम लेकिन बहुत सारी बातों पर मेरी अपनी भी रिजर्वेशंस हैं। जी अभी इन्होंने कहा कि एक अच्छी लीडरशिप की बहुत जरूरत रही है। यस, इस चीज पर इत्तेफाक है। तो फिर आप अपने दौर में बार बार रिजाइन क्यों कर देते थे? आप उस वक्त ये भूल जाते थे कि मैं रिजाइन करके अगर जेल में चला जाऊंगा या जिस भी तरह होगा तो उसमें शायद आपको एक सेल्फ फेम तो मिल जाए, लेकिन आपकी जो पीछे लोग हैं वो आपकी लीडरशिप के अंडर रहना चाहते हैं। आप जैसे जो लीडर हैं जो डेयर करते हैं कुछ भी करने के लिए, आप क्यों बैक स्टेप हो जाते थे? जो मेरे जहन में आया है। गुड क्वेश्चन गुलनार, गुड क्वेश्चन। आप हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और माशाल्लाह आपका एक यदि आपको मैंने जो मैंने स्टडी किया है, क्योंकि मैंने तो आपको देखा पहली दफा यदि वो आप बदामी बाग में आगे पीछे हुए थे, लेकिन आपको देख रहा था लेकिन देख नहीं सकता था, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था, एक वलवला था, एक मेरा और मिशन था। लिहाजा मैं आपको उस अंदाज से नहीं देखा जो कि एक इंसानों को देखता है। लिहाजा मैं रिजाइन करने की वजूहात पूछे। बात यह कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने पहला जो रिजाइन मैंने जिंदगी में किया था वो मैंने 79 के इलेक्शन के बाद 2 साल के बाद किया था। वो भी इसलिए किया था कि उन्होंने कहा कि कोई काउंसलर जो है वो हाउस में बोल नहीं सकता, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मार्शल लॉ के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। मैंने यानी हम पर एफडो लगा दिया गया था, हमारी जुबानबंदी कर दी गई थी। आप बताएं कि मैं उन हालात में मैं यानी जुबानबंदी को कबूल कर लूं? लिहाजा मैंने कहा कि हम तेरे जुल्म के ये ज़ाब्ते मैं नहीं मानता, मुझे बोलना है, मैं रिजाइन करके बोलूंगा। लिहाजा मैंने रिजाइन किया। मेरे रिजाइन करने के बाद मैंने पहला रिजाइन किया, फिर उसके बाद एक मौलाना चिश्ती साहब कॉन्स्टिट्यूशनल रिजाइन किया। मेरे पीछे यानी मेरे से राय लेकर नहीं बल्कि खुद ब खुद जमीर की आवाज पर यानी मुजाहिद साहब थे लाहौर से, यानी 12 काउंसिलर ने रिजाइन किया और पहला ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान का जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने वापस लिया। यानी देखिए ये कुर्बानी होती है। रिजाइन करना, आप क्या समझते हैं कि रिजाइन करना बच्चों का खेल है? नहीं, ये रिजाइन बड़ी यानी हिम्मत और जुर्रत की होती है। रिजाइन करने से मुराद होता है जूता मारना, यानी उन आमरों को कि ये हम तुम्हारे इस सीटों के पीछे हम इक़्तिदार के पुजारी नहीं, हम रिजाइन करते हैं। फिर मैंने रिजाइन जो किया असेंबली से, यानी वैसे तो मैंने 83 में रिजाइन जब असेंबली से किया, मैंने रोया। मैंने कहा जनाब स्पीकर, यानी मैं यहाँ पर अपनी कौम के हकूक लेने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर अगर आपने मुझे नहीं हकूक देने तो मेरी छोटी कुर्सी बनवा दीजिए, मैं नीचे बैठ जाऊं। फिर मैंने प्रोटेस्ट किया। फिर आखिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जनाब स्पीकर मैं रिजाइन दे रहा हूँ और अपने खून से लिखकर रिजाइन दे रहा हूँ, ये ताकि साबित हो कि कोई आया था यहाँ पर अपना जांच रिकॉर्ड। और मैंने रिजाइन किया और मैं जूतियां भी छोड़कर आया था। मैंने कहा मेरी जूती यानी या तो आप जिस तरफ यानी अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जितना किसी का ज़र्फ था उतना ही पहचाना। किसी ने कहा जी जूती छोड़कर भाग गए, लेकिन यानी किसी ने कहा जी जूतियां मार के आगे नहीं, लेकिन मैंने जूती ना मारी थी, जूती मैं अपनी सीट पर छोड़कर आया था। और उसी सीट पर करिश्मा कुदरत देखिए कि जब फिर मैं दोबारा आया जीतकर, और फिर वो उसी सीट पर जनाब स्पीकर बहर 121 नंबर सीट पर बैठे थे। बात में पहली बात है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन जो है ये जमहूरी राइट था और ये मैं से इलेक्शन को मैं रेफरेंडम समझ के लड़ता था। मैं सिंध से ड्रॉप किया क्योंकि एक एमएनए जो है वो कौम की तकदीर नहीं बदल सकता, एक एमएनए कोई बिल मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन रिजाइन करने का मतलब ये होता है कि मैं इलेक्ट होकर आया हूँ, मेरी जो पॉलिसीज हैं, जो मेरी आवाज है, मेरे अखबार है, मेरी स्पीच है, मेरे ख्याल जो है, मुझे उसमें यानी हजारों लोगों का इत्मीनान, मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। अब मैं एडवोकेट हूँ, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आया हूँ। जब आपको जरूरत पड़ती है यदि एडवोकेट साहबा को, अनार साहबा को, तो ये अपनी पार्टी से कह देती हैं कि मैं आपका केस नहीं लड़ूंगी। हालांकि इन्होंने यदि उसे केस के लिया होता है, लेकिन कई दफा जब ये देखते हैं कि ये जो केस है ये झूठा है और मैं अपना कैरियर नहीं खराब करना चाहती
और मैं कई दफा ये भी कह देते हैं कि जज साहब को मैं इस जज के सामने मैं पेश नहीं होना चाहती, इसलिए कि जज साहब फेवर करते हैं। तो ये इनके पास राइट, मुझे जब पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कौम ने, फिर मैं लीड मैं कर रहा हूं। मैं बेटर समझता हूं कि मैं कौम को कहां पर लेकर, मैं समझता हूं कि मुझे एक एमएलए से अंदर रहने से क्या मिलेगा, मुझे बाहर आकर मैं अपनी आवाज बुलंद ज्यादा कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर जो असेंबलियों में स्वाइल पजारों के टीके लगते हैं, वहां पर खरीदा जाता है, वहां 2-2 अरब रुपए में मुझे 3 दफा 2-2 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। मुझे कर्सी कॉलों पर कहा गया कि आपको 2 करोड़, मैंने कहा जी मेरा तो खर्च ही नहीं हुआ, कहते चले अगला होना है, मीन्स कि हमने खरीदने की कोशिश की। इससे बेहतर ये है मैंने बिकने की बजाय, मैंने कहा कि मैं बिकने की बजाय मैं रिजाइन करता हूं और मैं अपनी कौम के पास वापस जाऊंगा, फिर कौम से पूछूंगा, जब फिर इलेक्शन आएगा मैं पूछूंगा कि जो मेरा एक्शन था क्या वो आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दोबारा देते हैं, लिहाजा वो मुझे फिर पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, फिर मैं आता हूं। ब्यूटीफुल सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। जमहूरियत और जद्दोजहद का एक तरीका है, यानी अगर आप मुझे एक कौम ने मुंतखब किया, इसका मतलब है कि मुझे राइट भी नहीं मिल रहे। जी सर साहब, बहुत अच्छे पॉइंट आपके चल रहे हैं यहाँ पे। सर एक सेकंड लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम फिर आएंगे। इस टाइम हमारे साथ लाहौर में मखजन जट हैं, उनके पास एक क्वेश्चन है हमारे अजीज जे सालिक साहब के लिए। जी मखजन, क्या क्वेश्चन आपका? तो पहले आपको मैं सर मुबारकबाद पेश करूंगा सर गुलबाग जी कि आपकी माइनॉरिटी मुहिम के लिए, एफएफटी के लिए जो आप चला रहे हैं और इस लेट्स टॉक सेगमेंट के लिए सर। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड सर फारिक साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम चंद साल पीछे जाते हैं तो इस्लामाबाद में सर एक वाकया पेश आया था स्लम एरियाज में, जहां पर अथॉरिटीज ने जो स्लम एरियाज के जितने भी लोग हैं उनकी जो बिजली है वो मुअत्तल कर दी थी। तो उसमें आपने स्टेप एक लिया था सर, आपने क्या किया था कि आपने अपने घर की भी जो बिजली है उसको बंद कर दिया था। तो सर क्या उससे कोई हुकूमत ने कोई उससे स्टेप लिया था कि उसकी आउटपुट क्या थी सर, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, उसमें ये था कि पूरे इस्लामाबाद की जो मैंने उसके सारे ट्रांसफार्मर जो है, क्योंकि 1 मीटर के ऊपर सारा आबादी चल रही है, ये मैंने ही लगवाए हैं, क्योंकि मैंने इनको मालिकाना राइट भी लेकर दिया, मास्टर प्लान में तब्दीली भी की। और हुआ यह था कि जिन लोगों को हमने वो जिम्मेदारियां दी थी कमेटियां बना के, उन लोगों ने वो अपने जो उन लोगों ने से कलेक्शन की वो पैसे खा गए और बिल जमा ना करवाए। तो हम पर 17 लाख रुपए का बिल चढ़ गया आबादियों पर। लिहाजा उसके बाद इत्तेफाक से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की भी लाइट कट गई। वो ग्रीन टावर है जहां पर मिनिस्टर साहब बैठते थे, तो उनकी भी अपने लाइट काट दी गई, यानी ग्रीन टावर की भी लाइट कट दी। तो मैंने कहा जब पूरी कौम की लाइट कट गई है तो जैसा लगा अपने घर के F71 में अपना लाइट जलाकर, यानी उनसे सॉलिडारिटी तो नहीं कर रहा। लिहाजा मैंने अपनी लाइट जो है 3 माह तक, जून के माह में, और मैंने अपना लाइट यहाँ वहां से वो निकाल दिया सब कुछ, और यहाँ तक कि मैंने अपने घर का सामान जो है वो अपने गरीबों में बांट के मैंने वहां पर रेत लेकर ऊंट बैठा दिया कि ये सैराब बन गया हुआ है इस्लामाबाद। उसके बाद मुझे अरेंज करना था 17 लाख रुपए का, तो हमें खुदा का शुक्र है कि उसके लिए हमने 17 लाख रुपए हमने मुखैर हजरात से 17 लाख रुपए इकट्ठा किया, बिल जमा करवाए। और उसके बाद इत्तेफाक से मेरी मिसेज गए हुए थे, तो 2 दिन पहले ये सारा कुछ लाइट यानी चिरागा हमने घर पर किया। मिसेज आई तो यानी हमें सुरखरू हो रहे, क्योंकि लाइट जो है वो सब आबादियों में भी आ गई थी। और ये तो मैं समझता हूँ कि ये सॉलिडारिटी थी और ये एक एहतजाज का तरीका था। तो मैंने अपने घर की, क्योंकि जब तक लीडर अपने ऊपर जो है नाफज नहीं कोई चीज करता, वो दूसरों पर भी एक्शन नहीं होता। बिल्कुल सही सर। तो ये बात तो आपकी ठीक है कि आपने कहा कि जब तक उनकी लाइट नहीं आई तो तब तक आपने भी अपने घर में अपने घर को रोशन किया। मैं वही सर आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि कितनी देर बाद, कितनी मुद्दत के बाद उन सबको रोशनी मुहैया की गई? 3 माह के बाद। 3 माह के बाद, और 3 माह तक आप भी रोशनी। ओके, जून, जुलाई, अगस्त, तीनों माह में हमारा कोई फ्रिज नहीं चल रहा था, कोई हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, हम भी ये दिए में बैठे हो। तो 3 माह की स्ट्रगल जो है
मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात थी कि हमने 3 माह में हमने सारी वादियों में यानी अहद किया था कि उस वक्त जे सारे के इवन जो मैंने कंप्यूटर जो था मेरा, क्योंकि हमें मेल्स करनी होती थी, न्यूज देनी होती थी, उसके लिए हमने हमारे पास एक कंटेनर था जो कि हमने बाहर रखा था। हमने अपना ऑफिस जो है वो कंप्यूटर और कंटेनर में रखा था और हम पड़ोसियों से लाइट लेकर वो अपना कंप्यूटर जो है वो चला के अपना बाकी आप तक न्यूज पहुंच सकते। ठीक है सर, ये जो भी आपने बात की आप पड़ोसियों वाली, जी मकसन आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं ये एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इन्होंने बात की कि इनके घर में लाइट नहीं थी और ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि अपने घर में हाथ वाला पंखा इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके अलावा ये रेडियो का इस्तेमाल करते रहे हैं और उसके ऊपर उन्हें पता नहीं कितने साल ज़ाया भी किए होंगे। और उसके अलावा सर ये मैं एक बात में एक एडिशन करना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि आपने अपने घर में ऊंट मंगवाए थे, तो सर क्या आया कि आपने भी बताया कि आपके पास 17 लाख नहीं थे अवेलेबल, तो ये सर ऊंट कहाँ से आए थे? आया कि आपने ये हायर किए थे या क्या सिलसिला का था? हाँ, ये ऊंट जो है ये इसका 300 रुपया रोज का किराया था, 2 ऊंट थे। अच्छा, 300 रुपया किराया था और ये दो ऊंट थे। ये कितनी देर तक सर आपके पास रहे हैं? ये मेरे पास 20 दिन रहे, क्योंकि ये मैंने लास्ट मरहल में किया था, शराब बनाया था। ये बहुत छोटी, ये मैंने जब मेरी सर ये टोटल 12,000 रुपए का खर्चा था, $12,000 का, 12,000 रुपए का मतलब खर्चा था वैसे। सो ये 12,000 रुपया नहीं, 12,000 नहीं, ये 12,000 रुपया कुछ भी नहीं, यानी मैंने इससे ज्यादा खर्च किए हैं। मुझ पर 3 अरब रुपया कौम का खर्च हुआ, उसमें मेजॉरिटी का खर्च हुआ मुझ पर। ये जे सालक जो है एक दिन में नहीं बना, यानी जो लोगों ने मुझ पर इन्वेस्टमेंट है, किसी ने किसी शक्ल में की, किसी ने किसी शक्ल में, किसी ने जो पेट्रोल डाल के मुझे मिलने के लिए, मैं उसे भी इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। जो आप मेरे से बात करने आया वो भी इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कम से कम जो उसकी वैल्यूज, जो टाइमिंग की और ये सारा कुछ लगाए, जो मैंने फंक्शन, इवन ये जो मैं कई दफा मुझसे कहते हैं जी आपके एहतजाज बड़े महंगे होते हैं, मैंने कहा करना पूरी कौम के लिए एहतजाज, यानी बात रोना सारी कौम के लिए, और एक बच्ची की शादी पर आप 50-50 हजार, 1-1 लाख डॉलर लगाए एक बच्ची पर, एक बच्ची की शनाइयों के लिए, एक बच्चे की शनाइयों पर, और मैं पूरी कौम के लिए शनाइयों के लिए मैं बैंड बाजा बजा रहा हूँ, और उसमें यदि 1 लाख 2 लाख तो कोई चीज ही नहीं है। जी मकसन आपके पास कुछ जी मैं पूछना चाहूंगा सर, ये आप ऊंट आपने इस्तेमाल किया उस वक्त अपने घर में आप ले गए, तो क्या आप इसे अपने मोटो के तौर पे इस्तेमाल करें कि ये आपका स्लोगन है? क्योंकि आगे रिसेंटली उसके बाद मैंने एक और वाकया देखा जहां पे आपने अपने ऊंट का इस्तेमाल किया है, जिसमें ये आपने किया ऑफिस से लिखे। प्लीज सर लेट मी आप क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, आपको मैं ऊंटों का फलसफा देके किसी और क्वेश्चन की तरफ आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सुनने वाले जो है वो हैं वो बहुत सारे जी मकसद क्या आप बात कर रहे थे अपने ऊँटों की, प्लीज उसे रैप अप कीजिएगा। ऊंट जो है, ऊंट से मुराद ये है कि ऊंट का मतलब ये है कि ये एक तो ये कि किसी को ये डिस्टर्ब नहीं करता, जब ये चलता है तो इसकी ठाप नहीं है, टक टक, घोड़ा चलता है तो टक टक होता है, लेकिन ऊंट की दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 ऊंट का ये है कि ऊंट सब्र वाला जानवर है, वो रेगिस्तानों में बगैर प्यासा 6 माह तक बगैर प्यास के रह सकता है, तो और सब्र वाला जानवर, हम उसे अपने ऊपर अपने पास रख के मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवादी करता सही तुलारी, तो ये हम सब्र से इसको प्रैक्टिकल सब्र की तस्वीर देते हैं। सर वो बात तो आपकी ठीक है, मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है, लेकिन उसके अलावा सर जी नहीं एक मिनट सादिक साहब प्लीज उनको सेटिस्फाई हो लेने दीजिएगा। नहीं आप एक मिनट दीजिएगा। जी सादिक साहब एक मिनट मकसद एक मिनट सादिक साहब आप उनका पूरा क्वेश्चन सुन लें, फिर आप उसका आंसर है ताकि टाइम बच जाए, इसी तरीके से हम टाइम बचाएंगे। जी मकसद प्लीज रैप अप कीजिएगा अपना क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन मैं आपको दोबारा मैं बता दूं आपने जब अपना ऑफिस यानी कि कैबिनेट डिवीजन से आप जब बाहर आए थे सर, जी ये मेरे पास रिटर्न में है सर, ठीक है मैं आपको बताता हूं, लेट मी क्लियर, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। जी कैबिनेट से आप जब बाहर आए थे तो आपने अपने ऊंट का इस्तेमाल किया, आप अपने ऊंट पे बैठ के घर आए वापस, ठीक है सर, और एक जगह पे और है कि जब आप वहां से वापस आए तो आपने 10 दिन के अंदर अपना सफर तय किया और अपना सारा सामान आप ऊंटों पर लाद कर लाए थे, तो क्या वो जो लोग थे जिन्होंने आपको ये ऊंट दिए थे किराए पे या जो भी व्हाटएवर, तो क्या वो लोग आपके साथ थे?
उन्होंने कितना चार्ज किया था आपके साथ? थैंक यू मखजन फॉर योर क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट इट। जी साहिब साहब इसको रैप अप इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक और कॉलर भी है और फिर गुलनार के पास भी एक क्वेश्चन है। जी ऊंट जो है वो जो ऊंट में लेकर गया था ना, मैं स्लो मोशन में जा रहा था ताकि मैंने जो 3.25 साल मिनिस्टर है मेरा कोई एहतसाब हो सके, ताकि मैं जहाज में और बाई एयर निकल गया तो ना एहतसाब होगा। लिहाजा मैंने अपना सामान क्या था, 3.5 लाख दरखास्तें थी जो गरीबों की, और उसमें नोबेल पीस प्राइज विनर्स की तस्वीरें थी। वो मैं एग्जीबिशन, मोबाइल एग्जीबिशन लगा के जा रहा था, और उसमें उस पर गाना कौन सा लगा हुआ था, याद करता है जमाना उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को, आप ही अपने तड़पने का मजा लेते हैं, हमसे देखा नहीं दीवानों को। तो ये सो बेसिकली आपकी लाइफ बेसिकली साहिब साहब, जी साहिब साहब मैं इसको रैप अप करने लगा हूँ। बेसिकली मखजन उनका मकसद ये है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे उनका कोई निशान होता है। वो ये चाहते हैं कि इसके पीछे ये शो हो कि मकसद क्या था। उन्होंने जैसे बताया कि ऊंट जो है वो स्लोनेस और क्वाइटनेस का है, सो इस वजह से वो उसको लेके आगे चले गए। जय साहब क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप अग्री कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों के लिए कि जो हर मेरे एक्शन पर, क्योंकि मेरे एक्शन और रिएक्शन पर मैं चाहता हूं कि वो गौर करते रहें। इन्होंने गौर किया, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू मखजन, बड़ी मेहरबानी सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वॉच करते रहिएगा FPSA TV। थैंक यू सर, बड़े मेहरबानी। गुलनार आपके पास एक क्वेश्चन है? जुले साहब मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो उसमें ये था कि आपका एहतजाज खास तौर पर जो आपकी रिटन स्टेटमेंट्स में आपकी लाइफ के बारे में अगर हम थ्रू इंटरनेट भी देखें या जिस भी जरिए से, तो आपका जो मेजर एहतजाज है वो ग्लास, क्लास और ड्रेस के खिलाफ है। और ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए। लोग ग्लास से भी कुछ और मतलब ले लेते हैं, तो ये प्लीज जरा कर दीजिए कि क्लास जो है, क्लास लिबास, क्लास ये है कि ये मतलब है कि ये तो फिरका ये छोटी क्लास का है, ये मतलब जात का ये कमी है, ये माइनॉरिटी का झाड़ू देने वाला है, ये फलाना ये है, ये नाई है, ये मोची है, ये क्लास है। और लिबास जो है, जब तक आपने अच्छा लिबास नहीं पहना होगा, वो थाने में वो उससे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती कि जो कि एक इंसान को देनी चाहिए। लिबास। तीसरा ग्लास जो है, ये जो बड़ा सरमाएदार है या जो जगीरदार है वो कामे के घर से पानी नहीं पिएगा, मीन्स कि वो छूत करता है। जब तक हम गिलास और लिबास नहीं इस मुल्क में चेंज करेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। छूत नफरत को खत्म नहीं करेंगे। ये आपने जो मैं माइनॉरिटी को लफ्ज नहीं यूज किया, मैं हर कामे को, जो भी गरीब है, यानी सरमाएदार जगीरदार वडेरा जो है, वो उसके मटके से पानी नहीं पिएगा। हमारे पास सना है शिकागो से। सना आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिएगा। मैं अमेरिका शिकागो से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सना है और सर सालिक साहब से मेरा ये सवाल है कि ये जो भी इतना बड़ा सानहा हुआ है पेशावर में, जिसमें हमारे बहुत से अजीज बहन भाई बेटे बेटियां और काफी लोग हमारे जो है वो शहीद हो चुके हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आप सब लीडर्स का पाकिस्तान में क्या एक किरदार है, इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप जैसे लीडर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हम लोग नहीं समझते कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों के साथ होना चाहिए। थैंक यू सना, आप होल्ड पर रहिएगा, अपना आंसर आप सुन सकते हैं। जी ये क्वेश्चन मुझे SMS पर